भारत सरकार ने इस बार एक बड़ा कदम उठाया और पेरिस ओलंपिक में अपने एथलीटों के लिए सहायक स्टाफ भेजा। 140 सहायक दल को पेरिस में एथलीट्स की हर संभव मदद के लिए भेजा गया है, जो मैदान पर चौबीसों घंटे खिलाड़ियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये निर्णय एथलीटों की जरूरतों और उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस दल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनशा पारदीवाला के नेतृत्व में पोषाहार विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। I think this is amazing. This is the first time in Olympics. I think players and support staff, coaches ratio is almost the same. So I think I'm really grateful to the government. They have allowed so many support staff, personal coaches. Though we are not people, some people are not staying in village, but still being with the player, being with your student is that feeling. If you are giving to your students, okay, I am there with you in Paris, that is something really good from the government side. 140 सहायक स्टाफ में से 67 खेल गांव में तैनात हैं। इस समूह में मुख्य रूप से कोच, टीम डॉक्टर, रिकवरी विशेषज्ञ, खेल वैज्ञानिक और फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हैं, जो तत्काल और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। बाकी सहयोगी स्टाफ को खेल गांव के बाहर रखा गया है। इनमें अतिरिक्त कोच, स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, स्पेयरिंग पार्टनर और मानसिक कंडीशनिंग कोच शामिल हैं। The two primary roles of support staff is, support staff in strength and conditioning aspect is, one is to prevent injuries. So the player doesn't have any injuries, so we make them prescribe exercise to them, so the injuries are not there. Second one, to enhance the performance. So the performance is based on sports to sports base, where in table tennis right now we focus more on the stability, agility, movement, endurance, strength and power. So that's the role. And the government has taken in a big support for the players as well, to get all the support staff here as well. भारत सरकार ने खेल गांव के पास होटल के कमरे बुक किए हैं और अतिरिक्त सहायक स्टाफ को दैनिक पास दिए गए हैं, ताकि ये विशेषज्ञ एथलीटों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार कर सकें, जिसके शुरुआती नतीजे देखने को मिल रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ का दल इन खेलों में भेजा, जो खिलाड़ियों से ज़्यादा है। यानी 140 सपोर्टिंग स्टाफ के सदस्य हर एरेना में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और इसके सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अगर भारत को खेलों की महाशक्ति बनना है तो खिलाड़ियों के साथ साथ उन्हें सपोर्टिंग स्टाफ को भी और ज़्यादा मजबूत करना होगा, जिससे कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत सके। कैमरामैन सैंथल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हमारी कृषि विविधता दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए है आशा का केंद्र। आज वैश्विक खाद्य और पोषण समस्याओं का समाधान कर रहा है भारत। अयोध्या में नाबालिग से गैंग रेप मामले में एक्शन में योगी सरकार। आरोपी सपा नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई। बेकरी भी हुई सील। अस्पताल में भर्ती पीड़िता को जान से मारने का प्रयास करने और पीड़िता के परिजनों को डरा धमकाकर सुलह करने के मामले में एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात के बाद हुए भावुक। अखिलेश यादव के पीडीए को बताया झूठा। कहा, आरोपी को फांसी दिलाने तक लड़ाई रहेगी जारी। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर करेंगे धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ भाजपा जेडीएस की पदयात्रा शुरू। राज्य में मूडा और वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले समेत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर होगा प्रहार। बीजेपी नेताओं ने मांगा सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में निपटाए गए 1000 से ज्यादा मामले। केंद्रीय कानून मंत्री ने विशेष लोक अदालत सप्ताह के समापन पर कहा,
हमारी संस्कृति में ही मध्यस्थता से समाधान की भावना। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, सभी के प्रयासों से संभव हो पाई ये लोक अदालत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मनाली और मंडी में भूस्खलन, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान। उत्तराखंड में अब तक केदारनाथ धाम मार्ग पर फंसे 6000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। CM धामी ने की समीक्षा बैठक। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। राहत और बचाव काम में जुटी भारतीय नौसेना। 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों ने ले रखी है शरण। और पेरिस ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने महिलाओं के व्यक्तिगत वर्ग में क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अब से कुछ देर में होगा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। तीसरे पदक से चूकी मनु भाकर 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा और गैंगरेप के आरोपी के घर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। वहीं अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर छापे की कार्रवाई पूरी हो गई है। इस बेकरी को सील कर दिया गया है। बेकरी में बन रहे सामानों का सैंपल लिया गया है। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद सिंह की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है। मोहित खान की बेकरी का लाइसेंस रद्द होगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज अयोध्या में पीड़ित के घर गए। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आरोपी या अपराधी कोई भी हो, उसकी जाति नहीं देखी जानी चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। उन्होंने कहा कि आरोपी को फांसी मिलने तक लड़ाई करेंगे और समाजवादी पार्टी के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव के PDA को झूठा बताते हुए कहा कि आरोपी को फांसी दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी। PDA आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और PDA का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो PDA का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे और ऐसा मुंह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुंह खोलने के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार मामले में भाजपा के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने दुख जताया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर सवाल खड़े करते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि रविवार को 2 सदस्यीय दल अयोध्या जाकर रिपोर्ट तैयार करेगा और आलाकमान को सौंपेगा। इस पूरे मामले पर भाजपा सांसद बाबूराम निषाद से बात की डीडी न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। अयोध्या में हुई नाबालिग बच्ची के साथ घटना पे हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूराम निषाद, उनसे बात करते हैं। निषाद जी, जो अयोध्या में घटना हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत दुखी हूँ कि समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उस मत्स्य कन्या का शील हरण हुआ है और लगातार बाहुबल और छलबल के आधार पर। अखिलेश यादव जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और कई महीने तक लड़की को घर में वीडियो बनाकर आपका उसका नौकर और वो स्वयं उसके साथ अत्याचार करता रहा। तमाम तरीके के साक्ष्य आ चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और ज़्यादातर पूरा समाज कह रहा है कि गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। शर्म करनी चाहिए अखिलेश यादव। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनका आधार ही है तुष्टीकरण। और ये पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं, लेकिन इनको ये कुचलते हैं, इनके हक और अधिकार लूटते हैं। मेरे साथ में नरेंद्र कश्यप, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हम कल जा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट वहाँ लेकर आएंगे और आवश्यकता होगी तो मैं इसको राज्यसभा में भी बहस के लिए लाऊंगा। कैमरामैन शिव सुमन के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं योगी सरकार के एक्शन से घबराए आरोपियों द्वारा नाबालिग के परिजनों पर सुलह करने का दबाव डाला जा रहा है और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला प्रकाश में आने के बाद सपा नेता व भदरसा नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा व एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। थाना पूरा कलंदर के पिपरी भरतकुंड निवासी रामसेवक दास ने मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने गुरुवार रात 11 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की। साथ ही पीड़िता के परिवार को सुलह करने की धमकी भी दी गई। पीड़िता जिला महिला अस्पताल में ही भर्ती है। आपको बता दें कि इस मामले में सबसे पहले संबंधित थाना अध्यक्ष व चौकी इंचार्ज पर गाज गिरी है। थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज भदरसा अखिलेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सोहाबल तहसील के एसडीएम राजस्व कर्मियों के साथ आरोपी सपा नेता मोहित खान के मकान और जमीनों की पैमाइश करने पहुंचे। वहीं मामले में इंडी गठबंधन की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौन है। साथ ही कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। अगली खबर की ओर चलते हैं। रायबरेली फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस की टीम व पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी जनपद के बाहर के निवासी हैं। ये मुरादाबाद, प्रतापगढ़, कुशीनगर, गोरखपुर और सोनभद्र जनपद के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। एटीएस द्वारा इस मामले में 4 लोग पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। दरअसल 17 जुलाई को थाना सलोन रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में केस पंजीकृत हुआ था। घटना की संवेदनशीलता व गंभीरता को देखते हुए यूपी एटीएस का सहयोग लिया गया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एटीएस ने उपलब्ध डेटा और साक्ष्यों के आधार पर अब तक 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रमाण पत्र जारी करने वाले विभिन्न ग्राम विकास अधिकारियों ने जनसेवा केंद्रों को अपना व्यक्तिगत लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड दे दिया था, जिसके माध्यम से फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के प्रदर्शन के साथ साथ भारत की कृषि में हुई प्रगति को सम्मेलन में विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। भारत 6 दशक से भी अधिक के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत अपने इन अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने को उत्सुक है। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। प्रधानमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि को लेकर रचे गए ग्रंथों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि ये ग्रंथ दिखाते हैं कि भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी जाती रही है। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। हमारे यहां राइस की कुछ वैरायटीज ऐसी भी है जिनको ट्रेडिशनल वैरायटीज के मुकाबले 25% कम पानी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। वो बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे। RBI कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन कृषि और खाद्य को लेकर हमारी मान्यताएं हैं। प्रधानमंत्री के वक्तव्य में क्या रहा खास, कृषि वैज्ञानिक अंजनी कुमार से बात की है हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। कृषि वैज्ञानिक अंजनी कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज PM ने जो बातें कही हैं वो सबसे प्रमुख बातें क्या रही हैं? प्रमुख बातें ये रही PM साहब ने जो कही, एक तो भारत की निरंतर कृषि क्षेत्र में प्रगति और प्रगति की रफ्तार जो है पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। और ख़ास करके कोविड के समय में देखेंगे तो कृषि ही रेजिलिएंट था, बाकी सेक्टर्स में मतलब ग्रोथ क्या निगेटिव ग्रोथ हो गया, लेकिन कृषि उस टाइम भी रेजिलिएंट हुआ। और बहुत सारा आप जो रिवर्स माइग्रेशन देखते हैं, इट वाज बिकॉज ऑफ द रेजिलियंस ऑफ द एग्रीकल्चर। दूसरी जो कही उन्होंने कि ह्यूमन को
टेक्नोलॉजी एम्पावर करने के लिए ड्रोन दीदी, और तीसरी बात कि विज्ञान और परंपरा तीनों का समन्वयन, मतलब परंपरा खेती का भी और उसके साथ साथ जो विज्ञान का जो नए नए आविष्कार हैं, वो चाहे वैरायटी के रूप में चाहे फार्मासिनरी के रूप में, तो ये 2-3 बातें प्रमुखता से उन्होंने कही। जो कृषि पीएम ने एक और बातों पे जोर दिया और ख़ास करके उन्होंने पिछले दौर का भी जिक्र किया कि कैसे भारत में जो कृषि के बारे में कहा जाता था कि यहाँ माल न्यूट्रिशन है, तो उन चीज़ों से कैसे हमने पार पाया है? कृषि पहले जैसा कि आप सबको पता था, हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे ड्यूरिंग 60s। तो उस टाइम जो नई टेक्नोलॉजी आई, हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी, HYV टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसका जो प्रचार प्रसार हुआ तो शुरू में तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक सीमित रहा, लेकिन बाद में दूसरे राज्यों में भी प्रचार प्रसार हुआ। और अभी एग्रीकल्चर एज ए होल $53 बिलियन का 2023 में हमारा एक्सपोर्ट था, तो हम एज ए होल फूड सरप्लस हैं। लेकिन जहाँ तक माल न्यूट्रिशन की समस्या है वो अभी भी बनी हुई है, वो चैलेंज हमारे लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है, और इसी के लिए अब जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशन सेंसिटिव कैसे बनाएं। इसीलिए श्री अन्न का जो इतना प्रचार प्रसार हो रहा, तो वो इसीलिए है कि इन अन्न का और इस तरह के का प्रचार करके हम उन चीज़ों पे भी विजय पाएंगे। टिकाऊ विकास खेती के क्षेत्र में, तो उस पे उन्होंने क्या कहा और इससे हम कैसे बनाए रखेंगे? सतत विकास का मतलब हम जो है कि हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उतना ही दोहन करें जो आने वाले जनरेशन को क्षति नहीं पहुंचाए, उसकी समस्या हमारे पास है। और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाया है, जैसे इस बार नेचुरल फार्मिंग का बहुत प्रोत्साहन किया है, थोड़ा बीच में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी बहुत प्रोत्साहन दिया है। तो ये है कि हम कैसे एक तो फर्टिलाइज़र जो भी केमिकल का यूज कर रहे हैं उसको एफिशिएंटली यूज करें, केमिकल के यूज को घटाएं और उसकी उर्वरता को बनाए रखें। तो ये थे हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक अंजनी कुमार, कैमरामैन अनिकेत के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़ दिल्ली। भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ आज पदयात्रा की शुरुआत की। कर्नाटक में MUDA घोटाले के खिलाफ भाजपा के प्रदर्शन की शुरुआत से पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। आज से 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, ताकि MUDA द्वारा भूखंडों के कथित धोखाधड़ी वाले आवंटन का विरोध किया जा सके। आपको बता दें कि भाजपा को इस पदयात्रा में जनता दल सेक्युलर का भी समर्थन मिला है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सदानंद गौड़ा ने मैसूर चलो पदयात्रा पर कहा कि एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि हम कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचारों और लूटपाट के खिलाफ आंदोलन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। It is my responsibility to see that certain atrocities, certain lootings that has been done by these Congress people that need to be agitated when they fail to come out of with the resignations. So it is our duty to put pressure on them. He should step down from the CM's post. सिद्धरामैया और कांग्रेस पार्टी के DNA में ही घोटाला और करप्शन है, भ्रष्टाचार और घोटाला है। वाल्मीकि बोर्ड का पैसा किसी प्राइवेट व्यक्ति के अकाउंट में डालना और बाद में विथड्रॉ करना और उसको इलेक्शन के लिए यूज करना, और अभी मूडा में जो लैंड एग्जिस्टेंस में ही नहीं था वो लैंड अपने पत्नी के नाम पे लेकर डीनोटिफिकेशन करा के हजारों करोड़ रुपए को उनके हड़पना, ये है, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। सिद्धरामैया को पहले इस्तीफा देना। The Chief Minister and his family are direct beneficiaries of a executive decision which has benefited them illegally, unethically, up to crores of rupees. And the facts are so simple that it's an open and shut case. The Chief Minister and his family have nowhere to hide. The allegations are very serious. It is time for him to resign. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके वर्षा आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर मुंबई में BDD, चौल और पुलिस कॉलोनियों के पुनर्विकास और घरों की उपलब्धता समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए लोक अदालत सप्ताह का आज अंतिम दिन है। ये सप्ताह 29 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया गया। इस दौरान 1000 से ज़्यादा मामले लोक अदालत में निपटाए गए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत लगाकर ऐसे सिविल मामलों को निपटाया गया जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मुकदमे को खत्म करने के लिए राजी थे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में ही मध्यस्थता से समाधान की भावना रही है। भारतीय परंपरा के कारण ही हम न्याय के क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। हमारी भारतीय परंपरा रही है और इस परंपरा के कारण ही हम न्याय के श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो रहे हैं। इसलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया में अपने झंडे गाड़ रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए एक कवि ने ठीक कहा है, यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी के प्रयासों से ये लोक अदालत संभव हो पाई, जिसमें 1000 से ज्यादा मामलों को आपसी सहमति से निपटाया गया। Lok Adalat was just a reminder that though we are at the apex of the Indian judicial system, we are in that sense so closely and deeply associated with the lives of our citizens. I hope that we will now institutionalize this process of dispensing justice through Lok Adalats, because it's been one of my initiatives that whatever we do as a court must be institutionalized. It shouldn't be that just one-off initiative which is then forgotten for the future until 15 years later somebody else picks it up. उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। अब तक 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। मुनकटिया से सोनप्रयाग के बीच पहाड़ी मार्ग से आज SDRF टीम द्वारा 300 लोगों को रास्ता पार कराया जा चुका है। केदारनाथ धाम में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। NDRF, SDRF और पुलिस की मदद से पैदल रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अभी भी करीब 500 से ज़्यादा श्रद्धालुओं के फंसे होने की सूचना है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कल चलाए गए बचाव अभियान में 1500 लोगों को पैदल मार्गों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और 4 हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 630 यात्रियों को यात्रा मार्ग से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक रोक दी गई है। इस बीच केदारनाथ घाटी में बचाव दल ने थारू कैंप के पास मलबे में फंसे शुभम कश्यप नामक एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग से बात कर आपदा संबंधित राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा में राहत और बचाव काम में भारतीय नौसेना भी जुटी हुई है। भारतीय नौसेना खराब मौसम और दुर्गम इलाके के बीच वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान में अपना योगदान दे रही है। आपदा से प्रभावित स्थानीय समुदाय को सहायता प्रदान करने और राहत प्रयासों को बढ़ाने के लिए INS जमोरिन और एजीमाला से अतिरिक्त आवश्यक आपूर्ति जुटाई गई है। वर्तमान में 78 नौसेना कर्मी बचाव अभियान में शामिल हैं।
महाराष्ट्र में पुणे, पालघर और सातारा जिले के मौसम विभाग ने रविवार को रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ठाणे, मुंबई, नासिक, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पालघर, पुणे और सतारा में अत्यधिक बारिश होने के संकेत हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका असर जनजीवन पर व्यापक रूप से पड़ा है। एहतियात के तौर पर जहां भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने कई जगहों पर मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ अलग अलग जगहों पर कैंप कर रही हैं। भारत जापान परिषद की बैठक पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि आज दिल्ली में भारत जापान परिषद के नेतृत्व के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण संबंध की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी महिलाओं की व्यक्तिगत वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दीपिका कुमारी ने जर्मनी की तीरंदाज मिशेल क्रोपेन को प्री क्वार्टर फाइनल में 6-4 से हराया। दीपिका कुमारी अब से कुछ देर में क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।